हाल ही में सेबी ने एक नए स्कैम को एक्सपोज किया है, जहां पर उन्हें पता चला कि कुछ शेयर की वैल्यू बहुत तेजी में ऊपर जा रही है। चेक करने के बाद उन्हें ये पता चला कि कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर टीवी और सोशल मीडिया पे इन शेयर्स को बाय करने की टिप दे रहे हैं, और इन शेयरों को बाय करने से पहले ही वो शेयरों में बल्क बाइंग कर रहे थे, ताकि टिप देने के बाद जब लोग इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो शेयर की वैल्यू ऊपर चले जाए और अपने शेयर्स को बेचकर वो प्रॉफिट बुक कर लें। ऐसे में जिन लोगों ने उन पर ट्रस्ट कर कर उन शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें काफी लॉस हो जाता है और वो उस शेयर में फंस जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है, ताकि आपको अगर कोई शेयर मार्केट में टिप देता है तो आप उस पे अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस कर सकें और शेयर मार्केट में बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढकर उसमें लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकें। मैं हूं आपकी फाइनेंस बडी गरिमा सक्सेना और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो अगर आपको शेयर मार्केट से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना है और उनकी एनालिसिस करनी है, तो आपको 5 पॉइंट्स तो हर शेयर में देखने ही पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला है बिजनेस, या फिर उसकी कंपनी या उसके शेयर को ढूंढना। अब अगर आपको किसी ने टिप दी है तो आप वहां से उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपको किसी भी शेयर के बारे में पता नहीं है, तो आप अपनी डेली लाइफ में अच्छे शेयर्स को ढूंढ सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो जिस भी टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हैं उसकी कंपनियों के नाम लिख लीजिए, जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट। फिर आपने चाय पी तो आप चाय की कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जैसे टाटा टी का नाम लिख लिया। फिर आप ऑफिस गए बाइक से, तो उस बाइक में जो टायर यूज हो रहा है, जैसे कि एमआरएफ, अपोलो या सीएट, उसके नाम लिख लें। अगर आपने खाना खाते समय जोमेटो से खाना ऑर्डर करा है तो जोमेटो का नाम लिख लें। या फिर आप कोई एक ईवी कार लेने का सोच रहे हैं तो आप उस कार का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन। अब आपने ये सारे शेयर का नाम लिख लिया। अब आपको क्या करना है? आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है उस प्रोडक्ट का नाम। और उस प्रोडक्ट का जैसे ही आप नाम सर्च करेंगे तो उसका शेयर का नाम भी साथ में आ जाएगा, जैसे टाटा टी के केस में टाटा कंज्यूमर। अब दूसरा तरीका क्या है? अगर आप किसी जॉब में हैं तो उस जॉब के सेक्टर के बारे में देखिए, उसमें कौन सी कंपनी है, वो कंपनी क्या 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 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसके बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो इसको एनालिसिस करने में आपको थोड़ा इजी रहेगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले आप उस कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए कि वो कंपनी क्या है, कब बनी थी, और वो कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया आप ले लीजिए। फिर अब फंडामेंटल्स एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक ऐप तो जरूर होना चाहिए, जो है ग्रो। तो आप ग्रो में जाइए और आप स्टॉक ऑप्शन में जाकर अपने स्टॉक का नाम लिख लीजिए, और फिर आपके पास आ जाएगी स्टॉक्स की डिटेल। सबसे पहले आपको शेयर प्राइस दिख रही होगी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री का आपको शेयर प्राइस दिख रहा है, और पिछले एक मंथ में रिलायंस इंडस्ट्री ने कितने रिटर्न दिए हैं वो पता चलेगा। देन एक साल में कितने दिए हैं और 5 साल में कितने दिए हैं, तो ये सब आप किसी भी शेयर के लिए देख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है वो टाइम के साथ बढ़नी ही चाहिए। अब आपने शेयर की प्राइस को देख लिया है। अब आप कैसे पता करेंगे कि यही शेयर प्राइस पे आपको शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं? इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें हेल्प करती है किसी भी शेयर की वर्थ पता करने के लिए, मतलब वो शेयर अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए, रियल एस्टेट में जैसे कि दो फ्लैट हैं, दोनों की ही फ्लैट वैल्यू 50 लाख की है, लेकिन एक फ्लैट ऐसा है जो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और मार्केट के बहुत पास में है, तो इसी वजह से इस फ्लैट की 50 लाख वैल्यू वर्थ है। उसी जगह पे दूसरा फ्लैट जो कि शहर से बहुत दूर है, इसलिए 50 लाख रुपए वैल्यू देना थोड़ा मुश्किल है। अब इसके बारे में और जानने के लिए हमें रेशोस पे आना पड़ता है। तो आप फंडामेंटल में देख रहे होंगे, सबसे पहला है पीई रेशो। पीई रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इससे ये पता चलता है कि 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी कितने रुपए खर्च कर रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्री का पीई रेशो है लगभग 28 रुपए के आसपास, मतलब 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी 28 रुपए खर्च कर रही है। अब अकेले पीई रेशो देख के आप पता नहीं कर सकते कि ये सही है कि नहीं, इसलिए आपको इंडस्ट्री पीई रेशो देखना भी बहुत जरूरी है, जहां पे आप इसको पीयर के साथ चेक करेंगे। इंडस्ट्री पीई रेशो लगभग 14 के आसपास है, मतलब रिलायंस का पीई रेशो थोड़ा महंगा है।
एक्चुअली लोगों ने ऐसा मान रखा है कि जितना पी रेशो कम हो उतना अच्छा है, लेकिन ये सारे ही केसों में सही नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनियों की ग्रोथ फ्यूचर में बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए शेयर मार्केट उसको प्रिडिक्ट करके शेयर का पी पहले ही थोड़ा बढ़ा देता है। अब पी अकेला देख के हम सारी चीजें पता नहीं कर सकते कि हमें शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो हम आते हैं पीबी रेशो पे, प्राइस टू बुक वैल्यू पे। अब प्राइस टू बुक वैल्यू को जानने से पहले हम पहले देखेंगे कि बुक वैल्यू क्या होता है। अब मान लीजिए कल को कोई कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचकर और उसकी सारी लाइबिलिटीज को क्लियर करने के बाद जो भी पैसा शेयर होल्डर्स को पर शेयर मिलेगा उसे बुक वैल्यू कहते हैं। पीबी रेशो को निकालने के लिए आपको बुक वैल्यू को शेयर प्राइस की वैल्यू को बुक वैल्यू से डिवाइड करना होता है। अब रिलायंस इंडस्ट्री की प्राइस लगभग 3000 के आसपास चल रही है, और अगर आप उसकी बुक वैल्यू को देखते हैं जो कि लगभग 1100 के आसपास है, और पीवी रेशो को देखेंगे तो वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, तो हम मान सकते हैं कि पीबी वैल्यू बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट हम आते हैं रिटर्न टू इक्विटी पे। आरओई निकालने के लिए आपको नेट इनकम को डिवाइड करना होता है शेयर होल्डर इक्विटी से। आरओई से आप किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को पता कर सकते हैं, मतलब कंपनी कितना इजीली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आरओई जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन ये माइनस में भी नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस में है इसका मतलब ये है कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट लेके रखा। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, डिविडेंड देना किसी भी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है और चाहे तो उसे री इन्वेस्ट कर सकती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो भी अच्छा है, और अगर नहीं मिलता तो भी अच्छा है। रिलायंस इंडस्ट्री के केस में डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी कितना डेट ले रही है इसके बारे में पता चलता है। अब कंपनी डेट हो सकता है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव और फ्यूचर ग्रोथ के लिए ले रही हो, और डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, लेकिन ये सारे ही शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड शेयर्स हमेशा ही डेट टू इक्विटी रेशियो हाई ही होगा, क्योंकि उनका सारा काम लेंडिंग पे चलता है। रिलायंस इंडस्ट्री के मामले में 0.42 डेट रेशियो है, मतलब डेट टू रेशियो थोड़ा कम है। कंपनी डेट लेती है लेकिन कम ही लेती है, जो कि काफी अच्छा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है फाइनेंशियल ट्रीट। अब फाइनेंशियल्स पढ़ने के लिए आपको सीए होने की जरूरत नहीं है। ग्रो में आप ये बहुत इजीली देख सकते हैं। अब आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं? कोई भी कंपनी अगर मार्केट में है तो वो अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रही होगी। प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो भी कमाई हो रही है, मतलब रेवेन्यू, वो देखना है, और उस रेवेन्यू में से जो भी खर्चे हो रहे हैं और टैक्सेस को माइनस करके जो भी आता है वो प्रॉफिट होता है। तो आपको सबसे पहले रेवेन्यू देख लेना चाहिए। रेवेन्यू आप देख सकते हैं क्वार्टरली भी और ईयरली भी। ये ईयर टू ईयर बढ़ना ही चाहिए। फिर हम आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप क्वार्टरली भी कंपेयर कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। अब क्यों क्वार्टर टू क्वार्टर ही कंपेयर करना होता है? ये इसलिए होता है कि जैसे कोई एसी बनाने वाली कंपनी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एसी समर्स में ही बिकते हैं। उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट सिर्फ समर्स में ही ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप मार्च की सेल को सितंबर की सेल से कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनियों का रेवेन्यू तो बहुत जनरेट हो रहा हो लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा हो। ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही हो फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नेटवर्थ को देख सकते हैं। नेटवर्थ कंपनी की ईयरली बढ़ रही है कि नहीं, ये आप थर्ड टैब में देख सकते हैं। ये तीनों ही चीजें हर साल बढ़नी ही चाहिए। अगर कम हो रही है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपको फिर फाइनेंशियल डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। अब आता है चौथा पॉइंट, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न पता होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में होते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब ओनर्स या फिर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रमोटर्स और ओनर्स की हिस्सेदारी ही कम है इसका मतलब है कि वो शेयर बहुत ही रिस्की है और ओनर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा भी नहीं है। इसी में दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, और या फिर म्यूचुअल फंड, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स, और लास्ट में होते हैं रिटेलर्स। तो अगर किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर और
और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है उसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में शेयर की वैल्यू ऊपर ही जाएगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है फ्यूचर डिमांड। अब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी फ्यूचर डिमांड को जरूर देखें। एग्जाम्पल के लिए आप कोल इंडिया के लिए ले सकते हैं। कोल इंडिया अभी तो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी कोल से रिलेटेड प्रोडक्ट को यूज करेगी? फ्यूचर के प्रोडक्ट ज्यादातर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होंगे मिलता है। ये सब देखने के बाद आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ग्रो आपको एक और फीचर प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट रेटिंग, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कितने एक्सपर्ट इसको बाय करने के लिए सलाह दे रहे हैं, होल्ड करने के लिए सलाह दे रहे हैं या सेल करने के लिए सलाह दे रहे हैं। इसलिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ शेयर की वैल्यू को ना देखें कि वो सिर्फ बढ़ रही है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दें। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन, इस शेयर ने एक महीने में भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और एक साल में भी बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप इनके फंडामेंटल्स पे आए तो पीई रेशो भी जीरो है, पीबी रेशो भी जीरो है, आरओई नेगेटिव है, डिविडेंड यील्ड भी नेगेटिव है। और अगर आप इसके फाइनेंशियल में जाते हैं तो आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। ईयरली रेवेन्यू भी नेगेटिव में है, प्रॉफिट भी नेगेटिव में है और नेटवर्थ तो पूरी ही खत्म हो चुकी है। अब अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आप इजिली अच्छे शेयर्स को ढूंढ पाएंगे और उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से शेयर का एनालिसिस करूं तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं, तो हम फ्यूचर में इस तरीके से और भी शेयर्स का एनालिसिस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो शेयर करिए इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसी तरीके के फाइनेंस के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फाइनेंस जी। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।